पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप इस कोविड की महामारी के बीच में मीडिया के भाइयों को भी धन्यवाद दूंगा कि आप इस महामारी के बीच में जिस तरह से योद्धा के रूप में काम कर रहे हो और लेटेस्ट जो अपडेट देश और दुनिया को जिस तरह से दिखा रहे हो, मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और स्टाफ, सफाई कर्मी, पुलिस के कर्मियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस महामारी के बीच में वो एक योद्धा के रूप में सब काम कर रहे हैं। और ये साल जो रहा, ये साल बहुत ही विकास की दृष्टि से या महत्वपूर्ण निर्णय की अगर देखें तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही सराहनीय रहा और उसके अंदर ऐतिहासिक फैसले हुए। और उन ऐतिहासिक फैसलों को अगर देखा जाए तो ऐसे फैसले हुए जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाले हो या आम आदमी के मन मस्तिष्क के जो फैसले होने चाहिए थे वो फैसले हुए। जहां देखते हैं कि धारा 370 देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, एक ही देश में दो निशान, दो विधान। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर की स्थिति थी तो आज धारा 370 की हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी कि वो धारा 370 हटे। तो धारा 370 हटने का एक ऐतिहासिक फैसला इस साल के अंदर हुआ। और 3 तलाक जैसा फैसला जो हमारी अल्पसंख्यक बहनें थी वो इस 3 तलाक की वजह से एक ऐसा जीवन यापन कर रही थी जैसा उनको एक नारकीय जीवन था जैसे। लेकिन आज उस 3 तलाक का जो फैसला हुआ उसकी भी पूरे देश के अंदर सराहना हुई। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि सम्मान नागरिकता का बिल, जहां पाकिस्तान के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं या जैसे हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई जिनके साथ में वहाँ पर धार्मिक उत्पीड़ना होती है, ऐसे भाई अपनी जान बचाकर, अपनी अस्मत को बचाकर हिंदुस्तान के अंदर आते, उनको नागरिकता देने का जो बिल हुआ पास, उससे उन लोगों को न्याय मिला और उनको जीने का एक अवसर प्रदान हुआ। तो आज इस सरकार के अंदर ऐसा एक महत्वपूर्ण फैसला भी हुआ। और इस साल के अंदर भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बने, इसके लिए हज़ारों लोगों ने जान दी। और एक धार्मिक जो आस्था का केंद्र था जिसको बाबर के समय के अंदर वहाँ पर मस्जिद बना दी गई थी, या उनको जिस तरह से मंदिर की हम सब की मांग थी कि वहाँ पर मंदिर बने, तो आज अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का मंदिर का फैसला सर्वसम्मति से आया और भगवान श्री राम का मंदिर भव्य बनेगा। तो ऐसे इतिहास के अंदर लिखे जाने महत्वपूर्ण निर्णय हुए। और इसके साथ ही विकास की अगर बात करें तो देश के अंदर जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को पार करना है, तो उसकी ओर आगे बढ़ते हुए कई ऐसे फैसले हुए, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यापार मजदूरों के उत्थान के लिए हो, या किसान के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए हो। ऐसे कई फैसले हुए। और इस फैसलों के बीच में मैं बताना चाहूँगा कि किसानों के लिए भी कई फैसले हुए कि जहाँ युवाओं को रोज़गार देना था तो उनके लिए भी निर्णय हुए, और उनको स्किल डेवलपमेंट के द्वारा किस तरह से उनको रोज़गार स्वयं का प्राप्त हो, इसके लिए सरकार की तरफ से योजनाएं बनाई और उनको इसका लाभ आज हमारे देश के युवा ले रहे हैं। किसान सम्मान निधि के तौर पर 6,000 रुपये देने का तय हुआ कि किसान को हर 4 महीने के अंदर 2-2 हज़ार रुपये की इंस्टॉलमेंट के रूप में उनको मिले। तो आज देश के अंदर लगभग 9 करोड़ किसानों के खातों के अंदर 6,000 रुपये की किस्त पहुंचना प्रारंभ हुई है। और किसानों की इनकम डबल करने का जो 2022 तक का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जो 10,000 FPO की घोषणा की है, 10,000 FPO बनेंगे और
जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जीरो बजट फार्मिंग के माध्यम से किसान की लागत कम हो, इसके ऊपर बल देते हुए आने वाले टाइम के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे जो किसानों को एक ग्राम स्वराज की जो हमारी परिकल्पना है उसको चरितार्थ करने के लिए हम निरंतर लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आज जो बजट की घोषणा भी अगर कृषि के अंदर भी हुई है तो वो अगर पहले के अगर बजट का अपन आकलन करें देखें तो 2014 से पहले किसानों का जो बजट होता था वो मात्र और मात्र 30,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था। लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछले साल का जो कृषि का बजट था वो 1,37,000 करोड़ था और इस बार जो बजट है एग्रीकल्चर का वो 1,51,000 करोड़ से भी अधिक का बजट है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जहाँ पर पहले 5 साल के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर किसानों को जो मिलता था उतना बजट अब 1 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर किसानों को दिया जा रहा है। इससे किसानों को निश्चित रूप से लाभ होगा, किसानों को उसकी रेट मिले। उसके लिए जहां अगर देखें तो एमएसपी को 1.5 गुना भी किया गया और साथ ही जो इनाम मंडियां थी उनको भी जहां 585 इनाम मंडियां थी उसको बढ़ाकर अभी हमने 1,000 मंडी इनाम के साथ में जोड़ दी है। और इसी तरह आज जो किसानों के लिए भविष्य के अंदर और भी कई फैसले होने वाले हैं जिसके अंदर किसानों के लिए हमारे किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हो, इसके साथ ही मंडी से बाहर किसान अपने उत्पादन को बेच सकता है, इसका भी बिल निश्चित रूप से आगे आएगा। तो ऐसे कई फैसले हुए हैं जो आने वाले टाइम के अंदर किसान की तस्वीर और तकदीर को बदलने वाले होंगे। और जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज की इस कोविड के समय में घोषणा की है, ये आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम का जो एक फैसला हुआ है जिसके अंदर किसानों के लिए भी 1 लाख करोड़ रुपए जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च होंगे, वहीं लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए कृषि के सेक्टर में पूरे उसका उपयोग होगा जिससे किसानों को सीधा लाभ होगा। और जो 1 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो खर्च होंगे उसके अंदर हमने उनको 4 भागों में बांटा कि किसान जब फसल का कटाई बुआई करे उस समय उसको हॉर्टिकल्चर हो या उसको बूंद बूंद खेती हो, उसके उपकरणों की आवश्यकता हो, संसाधन हो, मशीनरीज हो, उसके ऊपर खर्च होगा। वहीं फसल की कटाई के अंदर भी किस तरह से उनको जो मशीनरीज के लिए या उनको नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का उसके ऊपर इसका खर्च होगा। वहीं एक जो सबसे बड़ा उसके अंदर रखा गया है कि एग्रीकल्चर के अंदर वैल्यू चेन के द्वारा उनको किसानों को इसका लाभ मिले, तो इसके ऊपर भी खर्च होगा जिसके अंदर किसानों को उसके अंदर कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस और प्रोसेसिंग यूनिट ये सारे करके और किसान को पैकिंग करके और कैसे वो मार्केट के अंदर उसको अच्छी रेट मिले, इसके ऊपर भी कृषि के क्षेत्र के अंदर काम किए जाएंगे। कुल मिलाकर हर क्षेत्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो लक्ष्य है भारत को आत्मनिर्भर बनाना, वो लक्ष्य पूरा होगा फैसले हुए। वहीं लॉकडाउन जो महामारी एक आई, जहां देखते हैं कि कोविड जैसी महामारी पूरे विश्व के अंदर तबाही मचा रही है, इस बीच अगर प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया और जिसकी वजह से आज देश के हज़ारों लोगों की जान बची है। आज मैं आपको ये बताऊं कि जहां दूसरे देशों के अंदर देखते हैं तो ऐसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, जहां पर हज़ारों लोगों की जान चली गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी के सूझबूझ का ही परिणाम है कि आज हमारे देश के अंदर जो इतने पॉजिटिव केस कम हैं, तो इसके पीछे कारण यही है कि उनका समय पर निर्णय लिया गया। और ऐसे में मैं ये भी कहूँ कि आज लोगों के अंदर जागरूकता ये, जिस समय ये लॉकडाउन हुआ था उस समय भारत के अंदर इतने संसाधन भी नहीं थे, जहाँ अगर मास्क का प्रयोग करना हो तो लोगों के अंदर जागरूकता नहीं थी, मास्क मिल नहीं रहे थे, या उसके लिए सैनिटाइज की अगर कोई उस समय इतनी पर्याप्तता नहीं थी, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं थी, हॉस्पिटल के अंदर सारे संसाधनों की भी कमी थी। लेकिन ये जो 2 महीने का लॉकडाउन रहा, इस लॉकडाउन के दौरान जो सारे संसाधनों की जिनकी भी कमी थी, चाहे हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर की हो या अन्य जो सेंटरों की कमी हो, हॉस्पिटल के अंदर व्यवस्था की कमी हो, इन 2 महीनों के अंदर लोगों ने सोशल डिस्टेंस का, सभी देश की जनता ने इसका ध्यान रखा प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर,
इस बीच में सारी व्यवस्था भी हुई, लोगों के अंदर जागरूकता भी आई, जिसकी वजह से हज़ारों हज़ारों लोगों की जान बची। और भविष्य के अंदर भी निश्चित रूप से लोगों की जागरूकता की वजह से ये मैं कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में इस महामारी से भी हम निजात पाएंगे। और इस समय प्रधानमंत्री जी का ये निर्णय बहुत अच्छा निर्णय हुआ कि जिसकी वजह से उनके आह्वान के ऊपर पूरे देश ने उनके ये बात को माना, और जिसकी वजह से आज पूरे देश के अंदर जो महामारी है उसको हम निश्चित रूप से ये चुनौती है, लेकिन इसको हम इसको पूरा करेंगे। और आने वाले टाइम के अंदर देश है जो एक हमने जो सपना देखा है भारत आगे बढ़े, आज विश्व के दूसरे देशों को हमारे भारत ने इस समय ये जता दिया, जो हमारा विश्व के अंदर वसुदेव कुटुंबकम का जो हमारा नारा है, विश्व को हमने परिवार माना है, तो आज विश्व भी मानने लगा है इस लॉकडाउन कोविड के बीच में कि भारत ने ऐसे कई ज़रूरतमंद देश थे जहाँ पर उनको सहायता के लिए हो, तो आज भारत का नाम और जो जिस तरह प्रतिष्ठा बढ़ी है तो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी की वजह से। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर हम ये साल है, इस साल में जो महत्वपूर्ण निर्णय है, अगली साल जो आएगा उसमें और अच्छे महत्वपूर्ण निर्णय होंगे और देश फिर से हमारा जो एक विश्व गुरु बनने की हमारी सपना है वो भी निश्चित रूप से पूरा होगा। टीडीओ को लेकर जिले में किस प्रकार की तैयारियां की जाएगी उनके नियंत्रण के लिए? और दूसरा सवाल है, जो भारत चीन सीमा पर जो विवाद बढ़ा है वो विवाद क्या है, और सेना की जो गतिविधियां बढ़ी वो पूरा क्या है? ऐसा है कि टिड्डी अफ़गानिस्तान और अफ्रीका वहाँ से ही आती है और पाकिस्तान के रास्ते हमारी सीमा के अंदर घुसती है। इस टिड्डी को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार के कर्मचारी निरंतर लगे हुए हैं और हमें इस बात का पहले से ही जानकारी थी एफएओ की रिपोर्ट के अनुसार, और जिसमें जो पिछले साल टिड्डी आई थी उस टिड्डी से इस बार 2 से 3 गुना अधिक टिड्डी आने की संभावना थी, तो जिसकी वजह से हमने पूरी तैयारी की और हमने यूके की एक कंपनी को जो माइक्रोनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो इस पेस्टिसाइड को छिड़काव करने की एक मशीन बनाने की कंपनी है, तो उस कंपनी को हमने 60 नई मशीनें खरीदने के वहाँ पर ऑर्डर कर दिए और इसके साथ ही 5 हेलीकॉप्टर की मशीनें जो उससे छिड़काव हो उसके भी आदेश किए। और लेकिन वो थोड़े लॉकडाउन वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, जिसकी वजह से वो थोड़ा लेट हो चुके हैं, लेकिन अगले महीने के फर्स्ट वीक तक हमारी आधी मशीनें आ जाएगी और लास्ट वीक तक हमारी और मशीनें वो भी पहुँच जाएगी। इस बीच हमने ये व्यवस्था की है कि 14 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार को RKVY योजना के अंदर पैसा दिया है और ट्रैक्टर या कोई टैंकर है या अन्य कोई फायर ब्रिगेड से अगर वो छिड़काव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने वहाँ से स्वीकृति जारी की है। और NDRF फंड से पहली बार ये पैसा स्वीकृत किया है कि किसान अगर कोई डीजल और ट्रैक्टर का किराया भी देना होगा तो NDRF फंड से दिया जाएगा। राजस्थान सरकार को पूरा कह दिया है कि आप जो भी इस टिड्डी को ख़त्म करने के लिए जितना भी संसाधनों की आवश्यकता होगी, जो भी आवश्यकता होगी भारत सरकार देगी, आपको व्यवस्था करनी है, क्योंकि ये व्यवस्था दोनों सरकारों की जिम्मेवारी है। जहाँ राजस्थान सरकार की जिम्मेवारी है उतनी भारत सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि 1951 का जो एक्ट है उसके अंदर प्रावधान है कि जहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पर भारत सरकार के कर्मचारी है वो छिड़काव करेंगे और जहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पर जो राज्य सरकार है उसके कर्मचारी वहाँ पर छिड़काव करते हैं। तो इस नाते ये दोनों सरकारों की जिम्मेवारी है और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर हमने उसके लिए गाड़ियों की भी व्यवस्था की है और मिलकर हम इस टिड्डी को नियंत्रण करने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक और बताऊँ कि हमारी 2 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी, जो प्लेन है ऐसे जो हमारे एयर इंडिया है, स्पाइसजेट है, अन्य जो प्लेन है उन कंपनियों के साथ भी हमारी मीटिंग हुई और उनके पास भी ऐसी कुछ प्लेन न के उन्होंने कहा हमारे पास है जिनसे आप स्प्रे कर सकते हैं, तो उनको भी हमने स्वीकृति जारी की है। और आने वाले समय के अंदर अगर टिड्डी दल जैसा कि संभावना है कि पीछे से और आ सकता है तो उसके लिए प्लेन से छिड़काव करने की आवश्यकता होगी तो वो भी हम करेंगे, लेकिन किसानों को नुकसान है वो नहीं होने देंगे। और इस टिड्डी दल को अगली बार आएगी तो उसकी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें हमें सफलता मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान की जब ये सीमा से आती है तो उसकी सूचना पाकिस्तान से हमें नहीं मिलती है, वरना हम पहले से तैयारी कर रख सकते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जैसे ही आएगी तो हमारे वहाँ पर हम BSF के संपर्क में भी है, वहाँ से भी सूचना मिलती है, अन्य जगह से सूचना मिलती है, तो उसके आधार पर हमारे कर्मचारी वहाँ पर पहुँचते हैं और उसको नियंत्रित करते हैं और उसकी हमारी प्रक्रिया निरंतर जारी है।
और आने वाले टाइम के अंदर टिड्डी के ऊपर कंट्रोल करने की हम पूरी तैयारी करेंगे। पाकिस्तान के साथ क्वार्टरली मीटिंग्स लगातार होती रही है। परसों भी पाकिस्तान के साथ मीटिंग हुई है टिड्डी दल को लेकर के, तो क्या उसमें भी सूचनाएं साझा नहीं हो रही है? ऐसा है कि पाकिस्तान से क्वार्टरली नहीं होती है, हमारी सप्ताह में एक मीटिंग होती है और हर सोमवार को FAO की मीटिंग होती है, जिसमें हमारे जो इसके सदस्य देश हैं उनके साथ मीटिंग होती है। और उस मीटिंग के अंदर हमने तो चला के ये प्रस्ताव रखा है कि अगर आपको कोई संसाधनों की आवश्यकता हो, चाहे पाकिस्तान, ईरान, इराक, जिसके भी हमारे अगर मैन पावर की आवश्यकता है तो भी हम देने के लिए तैयार हैं। और अगर कहीं संसाधनों की आवश्यकता है या पेस्टिसाइड की आवश्यकता है तो भी भारत सरकार देने के लिए तैयार है। सामने आकर हम वहाँ पर आपका सहयोग करने के लिए तैयार है, ये हमने प्रस्ताव रखा। लेकिन पाकिस्तान की ओर से हमें कोई पॉजिटिव उसका वहाँ की सरकार के द्वारा नहीं मिला। लेकिन ईरान की सरकार ने हमसे कहा था कि आप पेस्टिसाइड की व्यवस्था कराएं, तो हमने 20,000 लीटर यहाँ से पेस्टिसाइड है वो ईरान की सरकार को दिया है, जिसका वो वहाँ पर ईरान के अंदर प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे हमारी भारत सरकार है वो बढ़ चढ़कर जहाँ भी आवश्यकता है, कोविड के अंदर भी आपने देखा होगा मेडिसिन की जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर जहाँ भी आवश्यकता थी तो यहाँ से भेजने का काम किया, उसी तरह ये भी पेस्टिसाइड की भी कहीं आवश्यकता होगी इस लॉकस्ट को ख़त्म करने के लिए, तो वहाँ पर भारत सरकार है उन्होंने चलाकर पहले ही प्रस्ताव हमने उनके सामने रखा है। सर, भारत चीन सीमा पर विवाद बढ़ गया है। पूर्व सांसद जो है बाड़मेर के मानवेंद्र सिंह, उन्होंने भी कहा है कि सरकार हमें बता नहीं रही आम जनता कि वहाँ क्या हो रहा है। ऐसा है कि चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी देश हो, भारत की सेना है वो हमारे देश के जाबाज सीमा के ऊपर प्रहरी के रूप में खड़े हैं। और अगर कोई भी गलत हरकत करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसलिए आपको पता है, चाहे बालाकोट हो, चाहे आतंकवादी हमला हो, चाहे पाकिस्तान को हमेशा जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो भारत के सामने एक ये कि जो अगर हमारे सैनिकों के सामने या बॉर्डर के ऊपर उसको लांघने की कोशिश करेंगे तो भारत सरकार कहीं उसके पीछे नहीं हटेगी, उसका मुंह तोड़ जवाब देगी।